everyone, welcome to all. Today we will discuss second method of calculating national income, that is income method. This is also an important method from numerical point of view. In previous video we have discussed some important terms related to income method, that is operating surplus and compensation of employees. With the use of these terms as well as some another terms, we will come to know that how can we calculate national income through this method. Let's start. The first important thing you must have to remember that the term which we calculate from income method is will be NDPFC. सबसे पहले आपके पास जो टर्म आएगी इनकम मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए वो आएगी NDPFC, जिसे डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट, जैसा कि मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड के कुछ नेम्स बताए थे, इसी तरह से इनकम मेथड के भी कुछ अदर नेम्स हैं जिनके बेस पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दीज नेम एंड वन थिंग इज दैट दीज नेम जस्टिफाइज देयर वर्क। कैसे? देखिए, इनकम मेथड का अनदर नेम क्या है? फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट मेथड क्यों कहा गया इसे? ये इनकम जनरेशन मेथड है, इनकम जनरेट हो रही है। इनकम किनको जनरेट होगी? नेचुरल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में रोल प्ले करेंगे उनके लिए इनकम जनरेट होगी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को उसका शेयर मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस एंड कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो अगर हम इन चारों को टोटल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक देश की इनकम, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो इट मींस हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी रिवॉर्ड पे कर रहे हैं उनकी सर्विसेज के बदले में। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। फैक्टर्स को पे किया जा रहा है उनकी सर्विसेज का रिवॉर्ड। सो इट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। एक नेम इसका और है, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड आप स्कूल में भी कह सकते हो। शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, किसके शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन? लैंड के शेयर का। लैंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उस बेस पर उसको रेंट दिया जाएगा। लेबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उस बेस पर उसका वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट का और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहा जाता है। और एक नेम और है इनकम जनरेशन मेथड भी इसे कहा जाता है। क्लियर? इनकम जनरेशन तो आप समझ ही गए होंगे, इनकम जनरेट हो रही है इसलिए इसको इनकम जनरेशन मेथड भी कहा जाता है। नाउ व्हाट डज दिस मेथड स्टेट्स? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द इनकम earned by factors of production by the way of rent, wages, interest and profit is summed up to calculate national income. NY stands for national income. Definition क्या बनी? Income earned by factors of production. इन factors of production के द्वारा जो income earn की जा रही है by the way of rent, wages, interest and profit is summed up, means is added up to calculate national income. Clear? ये होगी इसकी डेफिनेशन। नाउ व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन इनकम मेथड? इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? देखिए, अगर हम एक सिंपल सा वे लें तो हमें ऐड करना है रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट
प्लस प्रॉफिट, ये चार चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले मैं लूंगी वेजेस। वेजेस किस फॉर्म में आपके पास होगी? वेजेस के लिए कंपोनेंट होगा, वैसे जर्नल साइज का फॉर्मूला क्या है एनडीपी एट एफसी में, इसका फॉर्मूला क्या है? सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि इन सब कंपोनेंट्स को ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सीओई के अंदर कितने कंपोनेंट आएंगे? सीओई में देखोगे आप चार कंपोनेंट्स होंगे सीओई में। सीओई होता है कंपनसेशन, compensation of employees। आपने बहुत के पेरेंट्स जॉब में होंगे, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को उनकी सर्विसेज के बदले में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रोवाइड होता है। हम लोग वेजेस कह देते हैं, सैलरी कह देते हैं। अब वो सैलरी एक्चुअल में है क्या? दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट। देखिए चार चीजें एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड होती है, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जो उनको उनकी सर्विसेज का रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें चार कंपोनेंट इंक्लूडेड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में होगा वेजेस इन कैश। वेजेस इन कैश मींस जो कैश पेमेंट उन्हें की जा रही है। दिस इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्यों है? क्योंकि मनी की फॉर्म में ये पे किया जा रहा है। इसमें क्या क्या आएंगी? एक तो उनकी बेसिक पे आएगी जो हर महीने उनको मिलेगी। सेकेंडली आप ये कहो अगर ओवर टाइम करता है वो एम्प्लॉय तो उसको ओवर टाइम चार्जेस मिलेंगे। थर्डली कुछ अगर मान लीजिए डियरनेस अलाउंस भी इसी में काउंट होता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं। जितने परसेंट इन्फ्लेशन रेट बढ़ी उतने परसेंट सैलरी को अप कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? डियरनेस अलाउंस। वो भी इसी में काउंट होता है बिकॉज ऑल दीज amounts are given in money form, so it is called wages in cash monetary payment। एक चीज इसमें और आएगी, आप ये भी ले सकते हो कि अगर कोई बोनस मिला है जैसे दिवाली बोनस या कोई भी बोनस मिला है तो वो भी जो है वेजेस इन कैश में आएगा। क्लियर? आफ्टर दैट वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड आप इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ले सकते हो वेजेस इन कैश में। वेजेस इन काइंड, वेजेस इन काइंड में वैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दोनों में ही आ सकते हैं। अगर कंपनी की गाड़ी प्रोवाइड की गई है तो वो वेजेस इन काइंड में आ जाएगा। क्लियर? वेजेस इन काइंड मींस नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स होती हैं। नॉन मॉनेटरी पेमेंट मींस अगर कंपनी की तरफ से या उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जा रही है, फ्री यूनिफॉर्म, तो वो आपके जो क्लोथ्स के खर्चों को कम कर रही है, जिसकी इट मींस आपकी सैलरी अप हो रही है इससे। सेकेंडली आपका मतलब वो एम्प्लॉई जो उस एम्प्लॉय को उस इंस्टीट्यूशन से फ्री फूड प्रोवाइड हो रहा है, फ्री लंच, तो वो भी उसके खर्चों को कम कर रहा है, तो वो वेजेस इन काइंड में आ जाएगा। थर्डली मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का बच्चा छोटा है तो उसे क्रच की जरूरत है, तो और कंपनी की तरफ से या उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से क्रच प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो भी किसमें आ जाएगा? वेजेस इन काइंड। इट मींस वेजेस इन काइंड में हम लोग क्या चीजें इंक्लूड करेंगे? वो ट्रांजैक्शन, वो नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स जो कि एक एम्प्लॉय को की जाती है। क्लियर? थर्डली आ जाएगा आपके पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एक चीज यहाँ ध्यान रखोगे, यहाँ एम्प्लॉय आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा? एम्प्लॉयर जो हेड होगा एम्प्लॉय का, उसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया वेलफेयर मोटिव के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ये होता है कि कुछ हर एम्प्लॉय की सैलरी में से 12% कटता है और 12% ही उसकी सैलरी में वो इंस्टीट्यूशन ऐड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 है तो 12% उसका कटेगा, मींस 1200 कटेगा, और 1200 ही उसकी उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से उसमें ऐड होगा। इट मींस 2400 उसका हर महीने वो अमाउंट ऐड हो रहा है, और जब वो जॉब से रिलीव होगा, जॉब छोड़ेगा, तो उसके बाद उसको वो प्रोविडेंट फंड इकट्ठा मिल जाएगा। क्लियर? इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, कैसे भी
तो वो मिल जाता है। दूसरी आती है ग्रेजुटी। ग्रेजुटी क्या होती है, वो भी एक तरह का आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ पेमेंट मिलती है कंपनी की उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो भी किसमें अकाउंट होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में। तो इस तरह के कुछ जो ग्रांट्स हैं वो जो है इसी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट होंगे। आफ्टर दैट आप ले सकते हो रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन मीन्स रिटायर होने पर जो पेंशन मिलती है वो पेंशन किसमें काउंट होगी, तो इन चारों को ऐड करते हुए आपके पास क्या आ जाएगा, सीओई। ये बात ध्यान रखोगे कि वेजेस तो आपकी जनरली इकट्ठी दी होती है, वेजेस एंड सैलरीज। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में हो सकता है आपको ये नाम ना दिया हो, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी दिए, तो उनको ऐड करते हुए आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम देना है, या फिर जनरली ये इकट्ठा ही दे, मतलब अलग से ही दिया हो सकता है। और रिटायरमेंट पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इस तरह से टर्म दी हो सकती है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इन चारों कंपोनेंट को ऐड करते हुए आपके पास क्या आ जाएगा, सीओ। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें ये तीन कंपोनेंट हमारे पास बच गए, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन्हीं तीनों को लेकर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने वैसे पिछले लेक्चर में बात की थी। ऑपरेटिंग सरप्लस दो तरह की इनकम होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर को उसका रिवॉर्ड, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के आगे तीन कंपोनेंट आते हैं, मतलब प्रॉपर्टी से तीन तरह की इनकम होती है। एक तो आपने कोई जमीन किराए पे दी, उस पर उसका उसको आपको रेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने कोई बिल्डिंग किराए पर दी, बिल्डिंग के लिए वो भी, उसका भी आपको रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट किस पर मिलता है, इंटरेस्ट दूसरा आपका कंपोनेंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलता है अगर आपने पैसा उधार दिया है, बट वन थिंग मस्ट बी केप्ट इन माइंड, पैसा लोन की फॉर्म में दिया है किसको, बिजनेस एंटरप्राइजेस को, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए अगर आपने लोन दिया है, पैसा उधार दिया है, तो उस पर जो मिलेगा इंटरेस्ट वो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। एक ऐसा जो मनी जो आपने कंजम्पशन पर्पस के लिए दिया है, मान लीजिए किसी हाउस होल्ड सेक्टर ने आपसे पैसा उधार लिया है अपने डेली की, मान लीजिए उसके घर में शादी है, उसको शादी के खर्चे को पूरा करने के लिए पैसा उधार चाहिए, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट ओनली इंटरेस्ट फ्रॉम दैट लोन विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। क्लियर? और अगर गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है तो मतलब इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट आल्सो नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर? रेंट, इंटरेस्ट एंड आगे आ जाएगा आपके पास रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी मैंने आपको आगे भी बताया था कि मान लीजिए किसी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की किसी पर्सन के पास ओनरशिप है और वो नेचुरल रिसोर्सेज को माइन करने का कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे उस परमिशन के लिए पे करेगा, तो वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी। ये भी उस पर्सन की इनकम को क्रिएट करती है। तो ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी होगी, जो माइनिंग सेंटर्स हैं वो हमारी वो प्रॉपर्टी है। अगर दूसरा कंट्री उसको यूज करना चाहता है या कोई और एरिया उसको यूज करना चाहता है, जैसे सदर्न रीजन में सारे जो है मिनरल्स मिलते हैं, अगर नॉर्थ का कोई स्टेट यूज करना चाहता है तो उसके लिए उसको कुछ पे करेगा, वो क्या कहलाएगी, उस स्टेट की रॉयल्टी कहलाएगी। क्लियर? आफ्टर दैट इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर को इनकम किसमें मिलती है, प्रॉफिट की फॉर्म में। एंटरप्रेन्योर को मिलने वाली इनकम एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कहलाती है। अब ये प्रॉफिट इन सब खर्चों को निकाल कर, इट इज अ रेजिडुअल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग अदर फैक्टर्स इनकम। क्लियर? अब ये प्रॉफिट भी आपके पास तीन कंपोनेंट्स की फॉर्म में होगा। एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट
तीन कंपोनेंट की फॉर्म में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि मान लीजिए किसी बिजनेस में 4 शेयर होल्डर्स हैं, उन चारों शेयर होल्डर्स को जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। प्रॉफिट का एक पार्ट डिविडेंड की फॉर्म में निकाल दिया जाता है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मान लीजिए शेयर होल्डर नहीं है, एक सोल ओनर है, तो उसका जो डिविडेंड हो जाएगा, उसका वो चौथा पार्ट सारा का सारा उसका डिविडेंड होगा। क्लियर? आफ्टर दैट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और ये आ जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। मैंने पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नेम बताए थे और कॉर्पोरेट टैक्स के नेम, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी सीबीएसई के द्वारा। इसके अदर्स नेम देकर अदर नेम आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देखो, एक शेयर तो निकाल लिया शेयर होल्डर का, एक शेयर ऐसा है जिसको फ्यूचर के अनवांटेड एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए रख लिया जाता है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है जिससे मशीनें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या मशीन चलते चलते बंद हो जाती है और उसका गारंटी और वारंटी पीरियड खत्म हो चुका है, बट उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, अब इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो है इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रखा जाता है। जैसे नाम से क्लियर है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जिसे बांटा नहीं गया, फ्यूचर के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए रख लिया गया। इसमें आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नेम और लेंगे। एक होता है नेम रिटेन्ड अर्निंग, बची हुई अर्निंग, ठीक है। आफ्टर दैट कॉर्पोरेट सेविंग भी लिख सकते हैं इसे, कॉर्पोरेट सेविंग्स, ये किसका नेम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के। और क्या है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, क्लियर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये आपके पास आ जाएंगी इसके 4 नेम। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स को बिजनेस टैक्स भी कहा जाता है, बिजनेस टैक्स की फॉर्म में भी आपके पास न्यूमेरिकल्स में दिया हो सकता है, क्लियर। तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस के कितने कंपोनेंट्स हो गए, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपको मान लीजिए प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स दिया, क्योंकि प्रॉफिट जो है कॉर्पोरेट टैक्स ऐड हुआ है उसमें, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको टर्म दी क्या हुई है। प्रॉफिट बिफोर कॉर्पोरेट टैक्स मींस कॉर्पोरेट टैक्स आपको ऐड करना है, और प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स मींस उसमें सब कुछ ऐड है, क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इस न्यूमेरिकल को फॉर्म करना होगा। 4 कंपोनेंट्स उसके थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के, और 6 कंपोनेंट्स इसके हो गए 10, और एक लास्ट जो है, देखिए मैंने आपको बताया था कि इस मेथड के थ्रू हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम आएगी वो कैसे आएगी, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस तीसरा कंपोनेंट, ये आपके लिए अभी नया है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके हमने बात की 4 कंपोनेंट्स थे, इसके हमने बात किए 6 कंपोनेंट थे, क्लियर। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, पहले नेम देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड जिन्होंने अपने आप के लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढी हुई है, उनकी मिक्स्ड इनकम। अब ये है क्या, वैसे देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों जो इनकम अर्न हो रही है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दोनों को के लिए अर्न हो रही है, दोनों में वर्क करने वालों के लिए। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी इकोनॉमी में जिन्होंने अपना बिजनेस खोला हुआ है, अपने ही घर पर छोटी मोटी दुकानें खोली हुई हैं, उन्हें चला रहे हैं और उसके थ्रू इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया। जैसे डॉक्टर ने अपने ही घर में अपना छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ है, जिसमें अपने ही घर में एक रूम में क्लिनिक खोला हुआ है और उस रूम को यूज कर रहा है, तो उस रूम का रेंट उसे नहीं मिल रहा, अगर वो रूम किराए पर दे तो उसका उसे रेंट अवेल हो सकता है, ठीक है, और अपनी वेजेस दे रहा है हिडन फॉर्म में। अगर वही वो अपनी लेबर किसी और इंस्टीट्यूशन में दे तो उसको वेजेस की फॉर्म में मिलेगा।
इसी तरह से वो अपना टेबल चेयर यूज कर रहा है, अपने जो है कैपिटल यूज कर रहा है अपने घर की, तो उसका उसे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, हिडन इंटरेस्ट है। इसी तरह से प्रॉफिट उसका अपना एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, क्योंकि उसमें वो जो भी सामान उसने खरीदा है उसमें पैसा लगाया है, तो उसका प्रॉफिट भी इन्वॉल्व। तो उन सब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, उन सब ये सब मिला जुला रूप क्या कहलाएगी, मिक्स्ड इनकम, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड की। तो इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करते हुए हमारे पास क्या आएगा, एनटीपी एंड एफसी और डोमेस्टिक इनकम। दिस मेथड इज सो मच इजी, क्योंकि सभी चीजें आपको इसमें ऐड करनी है, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, कोई झंझट नहीं है। सिर्फ एक गलती का चांस आपसे कहाँ हो सकता है, अदर नेम्स में, वो आप ध्यान रखोगे, अदरवाइज इस मेथड के थ्रू मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। क्लियर? तो मैं आपको कुछ वर्क सेंड करूंगी, यू हैव टू डू इट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।